हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने कुछ बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन जो हमने स्टार्ट कर रखी है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे, जो कि हमारे पास क्या था, एक न्यूमेरिकल था। जो आपके पास कोई भी टू आपके चार्जेस हैं उनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर हम प्लेस करे रखें और बीच में अगर कोई एक चार्ज को हम प्लेस करें तो उस कंडीशन पे ये कितने डिस्टेंस पे हम इस चार्ज को रखें कि हमारा ये क्या रहे, बैलेंस रहे। इसके बाद वाले में हमने क्वेश्चन देखे आपके 2016 में थे, पार्ट सेकंड था वो। तो वहाँ पर हमने कुछ दो आपके न्यूमेरिकल्स करे थे, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2024 का जो पेपर है, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर के 5 ईयर्स के जो आपके पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम करते हैं 2024 के कुछ क्वेश्चंस को, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। और एक मेन बात देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 जो हमें दे रखा है, पॉइंट नंबर 6 में हमें क्या होता है ना, कुछ वैल्यूज गिवन होती है। अगर आपको नहीं पता चल रही है कुछ वैल्यूज, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है c = 3 × 10⁸, तो ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸। इसके बाद h इक्वल दे रखा है आपको 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये होता है आपके पास प्लांक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक। इसके बाद E इक्वल में दे रखा है आपको 1.6 × 10⁻19, जो कि होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इसके बाद है म्यू नॉट की वैल्यू है हमारे पास 4 पाई × 10⁻⁻7 एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल में है 9 × 10⁹, जो कि कूलाम कांस्टेंट आपका काउंट होता है, क्लियर है। ये हमारे बायो-सेवर्ट लॉ से आता है। तो ये कुछ आपको न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज दे रखी हैं आपके इंस्ट्रक्शन में। ये है आपके पास ME का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ओके। इसके बाद आवागाद्रो नंबर आपको दे रखा है 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज आपके पॉइंट हमेशा आपको गिवन होंगी, उन अगर आपको वैल्यू पता नहीं चल पा रही हैं तो आप अपने पेपर के फ्रंट पेज को देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके ऑप्शनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, क्या है क्वेश्चन, दिक्र स्थान में, क्योंकि मैं ड्यूअल लैंग्वेज यूज करूंगी, ठीक है, जो कि दोनों मीडियम को आपका समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि दिक्र स्थान में किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। इट मीन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड। तो क्या होगा अगर कोई भी पॉइंट चार्ज, तो हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमारे पास सपोज ये क्या है, इसको मैं पहले डाल देती हूँ, ये पार्ट 3 है हमारा, ठीक है। तो सपोज हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैंने क्या करा, यहाँ से अगर एंट्री ली और यहाँ मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री ले ली, तो मैं क्या करूँगी, कोई फोर्स फील करूँगी। तो फोर्स फील कर रही हूँ, तो वही आपसे बोला जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, आपके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमारा किस में लगता है, सिर्फ और सिर्फ लगता है हमारा किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्लियर है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी कौन सा ऑप्शन है, वैद्युत धारा, वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आकाश। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र। तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपके पास या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां पर हमारे लिए कांस्टेंट चार्ज हम यूज करते हैं, और अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर हमारे पास क्या रहेगा, मूविंग चार्ज हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस ऑप्शन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टिक में डायरेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से जो भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ते हैं उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपसे, आपके पास आवेश वाहकों की गतिशीलता, जिसे हम किससे दिखाते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, का SI मात्रक है। तो देखो ये यूनिट एंड डायमेंशन
एक नंबर में आना ही आना है, चाहे ये अभी आपके पास म्यू दे रखा है, आप किसी भी ईयर का सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपका यूनिट से या डायमेंशन से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आपको यूनिट या डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले किसकी नीड होगी? फॉर्मूले की नीड होगी। अगर आपको फॉर्मूला आता है निकालना तो आप बेसिकली या इजिली आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं। तो जो म्यू होता है, इट मीन्स आपसे कहा गया है किसके लिए? मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू होता है हमारे पास क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं यूनिट और डायमेंशन को, जबकि निकालना आपको आना चाहिए, फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में होता है हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमसे क्या पूछी हुई है इस क्वेश्चन में? यूनिट। तो यूनिट निकाल के देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी क्या होता है, पहले हम इसको भी स्प्लिट कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो सेम ही है, बट लेकिन एक्चुअल वे में ही लिखते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, क्लियर है? यानी कि यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, म्यू इक्वल्स टू होता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब हो गया हमारे पास अनुगमन वेग। ठीक है, यानी कि अनुगमन वेग अपॉन में हो गया आपके पास वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो अनुगमन वेग मतलब वेलोसिटी, तो ये होता है विस्थापन बटे समय। ठीक हो गया, विस्थापन अपॉन में समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके बाद हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हमने क्या पढ़ा हुआ था? वैद्युत क्षेत्र के लिए हमने पढ़ रखा है विभव अपॉन में लंबाई। ठीक है, तो यहां भी हमारे पास क्या आ जाएगा? यानी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे आप बोलते हैं, कंप्लीटली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन में आ जाएगा लेंथ। क्लियर है? तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? म्यू इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन, इसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, तो ये हो गया मीटर, अपॉन टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड। क्लियर हो रहा है ना बेटा? इसके बाद हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विभव को हम किस में निकालते हैं? वोल्ट। क्लियर? और अपॉन लेंथ को भी हम किस में मेजर करते हैं? मीटर। फिर आपको पता है कि जब हमारे पास 4 स्टेप्स आ जाते हैं तो 4 स्टेप्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? 4 स्टेप में सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई होती है सबसे नीचे। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू एम और एम, ये हो गया आपके पास एम स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा? सेकेंड वोल्ट। क्लियर है? या तो मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इक्वल में हो जाएगा एम स्क्वायर, ये पावर प्लस की है, ऊपर जाके हो गई v-1 और s की भी हो गई s-1। यानी कि जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम स्क्वायर v-1 s-1। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि इन्होंने सिंपली रट लिया होगा, लेकिन रटना नहीं है, क्योंकि वहां पर किसी की भी यूनिट और डायमेंशन आ सकती है। बस पैटर्न हमें पता है कि एक नंबर की यूनिट और डायमेंशन आनी है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपके पास राइट बैठ रहा है। तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन, एम स्क्वायर v-1 s-1। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे करके सॉल्व भी करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, गौ थर्ड नंबर के क्वेश्चन में, किसी श्रेणी LCR परिपथ में अनुनादी आवर्ती निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इन अ सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस पे डिपेंड करती है? तो हमने ये देख रखा है कि जब भी LCR सर्किट आता है, LCR सर्किट का मतलब समझ रहे हैं? L का मतलब हो गया कि हमारे पास कोई ना कोई कॉइल आपकी प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि कैपेसिटर प्रेजेंट होगा, इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए हमने प्रूफिंग कर रखी है चैप्टर में। ठीक है, तो हमसे सिर्फ ये कह रहा है कि जो हमारे पास रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, अनुनादी आवर्ती है, वो किस पे डिपेंड करेगी? तो पहली बात तो डिपेंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अनुनादी आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है 1/2π √LC। क्लियर है? अब ये तो क्या है? 2π तो कांस्टेंट टर्म है, इस पे तो डिपेंड कर नहीं सकती। तो इसका मतलब किस यूनिट पे डिपेंड करेगी? वो 1/√LC।
यही तो है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो आप देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। इसमें दिया है R ओवर एल सी, एल ओवर सी, 1 ओवर स्क्वायर रूट एल सी। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। क्लियर है। बहुत ही बेटा बारीकी से मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस को, कि आपको सिर्फ ये देखना है, ये नहीं कि हाँ ये हमने प्रीवियस ईयर के ऑप्शनल क्वेश्चन कर लिए, तो ऑप्शनल क्वेश्चन करने पर हमने क्या कर दिया कि मतलब जंग जीत ली तो ये नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऑप्शनल रटने नहीं है, आपने मेथड देखना है कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, जिसके कारण आपके पास कोई भी यूनिट या डायमेंशन आए आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गौ नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैद्य चुंबकीय तरंग चिकित्सा विज्ञान में कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। इट मीन्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। तो कैंसर सेल्स को डैमेज करने के लिए या उसको क्या करने के लिए, आपके पास समाप्त करने के लिए कौन सी आपकी इसमें वेव यूज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने 7 टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी है और उन्हीं के हमने फीचर्स भी पढ़े हैं, उनके हमने यूजेस भी पढ़े हैं, क्या उनकी पहचान होती है। तो इसमें क्या रहेगा, आपके पास विजुअल वेव तो हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज ही आपकी 4 से आपकी 7000 के समथिंग होती है एंगस्ट्रॉम में। इंफ्रा भी यूज़ नहीं होती है और माइक्रोवेव्स तो वैसे ही यूज़ नहीं होगी। तो सिंपली हमारे पास क्या होगी, गामा वेव्स। आपको पता है कि गामा वेव्स के जो फीचर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सिमिलर होती हैं कुछ आपकी एक्स रे की तरह। तो गामा रेस क्या होती है, चार्जलेस है, तो ये इजिली पास आउट हो जाती है किसी भी आपके ओपीक्यू सरफेस से। तो हमारे पास ये इसका भी आंसर आपका टिक क्या रहेगा, थर्ड। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस वीडियो में हम इसके ऑप्शनल कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो इसमें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत परिपथ में मूल रूप से गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट गैल्वेनोमीटर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज यूज्ड टू। तो क्या आपकी राइट वे है गैल्वेनोमीटर के लिए, गैल्वेनोमीटर क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं, सॉरी आंसर्स, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है धारा को संसूचित करने के लिए डिटेक्ट द करंट, हो सकता है। धारा को मापने के लिए मेजर द करंट, हो सकता है। वोल्टता को मापने के लिए मेजर द वोल्टेज, ये भी होता है। प्रतिरोध को मापने के लिए मेजर द रेजिस्टेंस, में भी हो सकता है। बट यहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर का एक्चुअल मीन्स बताना है। तो देखो, गैल्वेनोमीटर के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला और ये तो आपके पास ऑप्शन राइट जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसका राइट ऑप्शन कहूँ तो देखो, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए आपने पढ़ रखा है कि हम एक लो रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल में ऐड करते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कम प्रतिरोध को इसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे हम शंट कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में हम चेंज करते हैं, तो उसके लिए हमें एक हाई रेजिस्टेंस यानी कि उच्च प्रतिरोध को उसकी श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपके पास इसके लिए कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। ठीक है, तो मतलब वो दोनों में कन्वर्ट कर सकता है। और हमें गैल्वेनोमीटर का जो हिंदी नेम आपका जो एक्चुअल में होता है, उसे हम कहते हैं धारामापी। ये तो पढ़ा है हमने। तो इसका मतलब हमारे पास 3 ऑप्शन तो राइट जा रहे हैं अभी तक। तो इसलिए हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसका मतलब जो इसका सुटेबल आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा धारा को संसूचित करने के लिए डिटेक्ट द करंट। तो बेसिकली करंट, क्योंकि दोनों में ही हम यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये करंट को डिटेक्ट कर रहा होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपसे बोला गया है, एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इन एयर इज 25 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इन वाटर विल बी।
मतलब फोकल लेंथ जो एयर में है वो तो आपकी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, बट हमें किस में पूछ रहा है, वाटर में। तो ये याद रखना, जो कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ एयर में होगी वही फोकल लेंथ किस में होती है, आपकी वाटर में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर जाना चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो आप हिंदी में तो मैंने बोल ही दिया है, इंग्लिश में वाले आप कैसे लिखेंगे इसको, इसमें आप ये बोल सकते हैं कि द फोकल लेंथ, ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि एयर और वाटर में का आपको बोल रखा है, तो कॉनकेव मिरर जो भी फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर इन वाटर इज द सेम as its focal length in air। यानी कि जो फोकल लेंथ है वाटर में और फोकल लेंथ एयर में ये आपके लिए सेम रहती है। और हिंदी वाले आपके सिंपली क्या लिखेंगे कि जो आपके पास फोकस दूरी होती है कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण की, वो वायु और पानी दोनों में सेम रहती है, समान रहती है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार किसी तरंग के ऊर्जा संरक्षण की दिशा होती है। मैंने पहले ही बोला है कि हाइगेन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइगेन्स का सिद्धांत क्या है, इससे परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों का आपका प्रूफ आता है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें हमारा जो बनता है वेव फ्रंट बनता है, तरंगाग्र बनता है, वो हमेशा क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। क्लियर है। इसके बाद है हमारे पास नीचे अच्छा ऑप्शनल खत्म हो गए ना, नहीं एक और है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक है आपके पास, रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर तथा मार्शल ने एक परिकरण प्रयोग किया, ठीक है। इस प्रयोग में उन्होंने के एक पुंज को पतले स्वर्ण पन्नी पर दृष्ट किया। ये तो आप कहाँ से 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रदरफोर्ड ने किस पर एक्सपेरिमेंट, जब आपने जो उसने फॉइल ली थी उस फॉइल पे उसने किस रेस को पास करवाया था, किस रे को पास करवाया था उसने, अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स जो थे, अल्फा कण जो थे उसको पास कराया था। ये तो हमारा 9th स्टैंडर्ड से चलता हुआ आ रहा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो उसने एक सोने की पन्नी ली और उसमें अल्फा कणों की बौछार कर दी थी, फिर उसने 3 पॉइंट्स थे, उससे 3 कंक्लूजन निकले थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी ऑप्शनल थे, मैंने ऑप्शनल सीधे सीधे टिक नहीं लगाए हैं, आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रखे हैं कि कैसे आपका आंसर आया है, जिससे आपके पास क्या है, थिंकिंग पावर आपकी बढ़े कि कैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चंस को पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके नज़दीक हैं, तो अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दीजिए। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इससे आगे के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस होंगे आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, कम से कम 10 ईयर के पेपर्स में यहाँ सॉल्व करवाऊंगी आपको। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप अपना क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। मैं जितना मुझसे होगा मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।